बुरे भी हम भले भी हम, समझियो ना किसी से कम, हमारा नाम बनारसी बाबू। जिस तरह से संस्कृत के बारे में हमने इतनी बातचीत की, तो अब दूसरे हिस्से में हम लोग संगीत के बारे में बातचीत करें। जी, तो जैसा आपने कहा संगीत, तो मेरे जीवन में जो छोटे से कार्यकाल में जो बचपन की बात बताऊं, तो संगीत का जो पूरा हमारा जो मोहल्ले का वातावरण ही संगीतमय था। क्योंकि कर्नाटक क्षेत्र में ये माना जाता है कि हर उत्सव में संगीत की प्रधानता रहती है। तो वहाँ जैसे हनुमत जयंती है, शिवरात्रि है, कृष्ण जन्माष्टमी है या राम जन्मोत्सव है, ऐसे में वहाँ पर हमारे मठ है, आश्रम है और भजन मठ है, ऐसे वहाँ आयोजन होते रहते। मुझे हारमोनियम सीखने का बहुत शौक था। कोई इंस्ट्रूमेंट गाता तो था ही, और संयोग से मेरे घर में एक छोटी सी हारमोनियम पड़ी थी। किसी सज्जन ने, वो वहाँ रहते थे हमारे यहाँ, वो छोड़ के चले गए। तो वो हारमोनियम बजती मात्र सी, बस धौंकनी लगा के बजता था। तो मुझे बार बार वो क्यूरियोसिटी होता था कि उसको कैसे बजाया जाए। लोगों को बजाते हुए देखा तो था, उस समय तो आज की तरह कोई ऐसी साधन नहीं थे, तो बजती थी, खाली हो बजता था। तो मैं देखा एक दिन कि हमारी मदर बजा रही, तो छोटा मोटा गाना वो बजा लेती थी। तो मुझे कहा, रे हम तो सोचते थे कि बजेगा ही नहीं, इसमें आप बजा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये तो सीखना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, बहुत प्रारंभिक बात कर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों ना अपने दोस्तों को सुनाने के लिए माता जी से एक गाना सीख लो। वो पहला ही था, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। तो मदर बजाती थी, तो मैंने बोला इसको सिखा दो पूरा। तो बहुत ब्रह्म प्रयत्न से उसको मैंने सीखा, बड़ी मुश्किल से। उसी लकड़ी पे बार बार जाता था और उसमें लिख देता था ओम जय, लेकिन जब रिपीट होते तो कंफ्यूज हो जाता था। तो हमारी मदर ने कहा कि ऐसे लिखोगे तो नहीं मालूम, एक एक लाइन हम बता रहे हैं, सीख लो। तो उसको उन्होंने एकदम रट्टा लगा दिया, पूरा गाना अंतरा सहित, जो जावे फल पावे हैं, दुख विन से मन का, वो याद था। तो पूरा उन्होंने सिखाया, बाकी तो पहला वही करना था। ये करते हुए जब मैं ट्रेंड हो गया, तो मैं जानबूझ के करता क्या था, कोई दोस्त को बुला के ले आता था और उसको कहता था कि जानते हो हारमोनियम बजाता हूँ। तो दोस्त कहता अच्छा बजाओ। तो मैं ओम जय जगदीश हरे सुना देता था। तो बोले कि दूसरा कुछ बजाओ। कह दूसरा अभी उतना बजा नहीं पाऊँगा, लेकिन ये कैसा लगा, कह ये तो अच्छा लगा, दूसरा गाना भी बजाओ। तो मुझे लगा कि अरे एक गाने से होगा नहीं, दूसरी फरमाइश हो गई। उससे एक ही बगाड़ने के लिए मैं बुलाया था। तो इस तरह हारमोनियम सीखा। फिर मैं दूसरा तीसरा गाना भी मदर से सीखा। दूसरा गाना भी है बनारसी बाबू का जो गाना, हम बुरे भी हम भले भी हम, समझियो ना किसी से कम, हमारा नाम बनारसी बाबू, ये दूसरा गाना था। जरा गा दीजिए। बुरे भी हम भले भी हम, समझियो ना किसी से कम, हमारा नाम बनारसी बाबू, हम हैं बनारसी बाबू। तो ये सीख लिया था। तो उस समय का प्रचलित गाना था, एकदम मदर जो सिखा दी सीख लिया। अब ये दो गाने को रख करके मैंने खूब शेखी भगाड़ी कि जो कहता था दूसरा गाना उसको नहीं बुलाते थे, तीसरे दोस्त को बुलाते थे, वो हम बजा रहे हैं हम बजा रहे हैं हम बजा रहे हैं। तो ये चीज़ हमारी मदर को नहीं मानता कि ये कुछ ऐसा। तो जब सामने बात हुई तो कहे कि अच्छा तो तुम इसलिए सीखे हो दोस्तों को बुला बुला करके। तो हमारी मदर हमारी इच्छा को, हम कह रहे दूसरा गाना आता ही नहीं, कहीं क्या बजा, ये दो गाना आता था। तो बोले नहीं ऐसा है कि
हम सीख, अब तुम जो है तुमको वो चीज़ मालूम हो गया, अब तुम कोई भी गाना आराम से बजा लोगे। तो ये मुझे नहीं मालूम था, हम क्या बजा लेंगे, फिर क्या वो तुमको वो तो पका गया ना, तो हमको ये भी नहीं उसका सरगम सीखा जाता है, ये भी नहीं। तो मदर ने जो सीखा था, मदर ने भी सरगम से नहीं सीखा था। तो ऐसे जैसे लोग कला वाले बजाते हैं ना, कोई सरगम थोड़ी सीखे, जो पूर्वा सब बजाते हैं। तो मदर ने 2-3 गाना सीखा, उसके बाद मेरे अंदर सही में वो जागृति आ गई। मैं कोई भी गाना आज तक बिना सरगम के बजा लेता हूँ। आप अभी बोलिए नया ताज़ा गाना मैं निकाल लेता था। तो ये जो शक्ति है वही ये से तो मिली। वही तमिलनाडु की सरस्वती की हाँ, कृपा है। और सर इसको एक, क्योंकि संगीत की बात चली, इसको मैं सीधे एक जगह से जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये न मैं सरगम सीखा, सीखने का तात्पर्य होता है उसकी ABCD। हाँ हाँ हाँ। तो इसकी कोई ABCD मैंने नहीं सीखी, जो है अभी जो गा भी रहा हूँ तो बिना सरगम के ही गा रहा हूँ। तो ये सुना मैं गाया, तो उसी तरह जो जैसे गाते हैं वैसे बजाना है, तो ये चीज़ आ गया। तो उसके बाद वहाँ एक भजन मठ था। वो भजन मठ ऐसा जगह था, पवित्र जगह, वहाँ पर श्रुति ताल के साथ गाया जाता था। एक भी सुर में ना हो, यानी असुर हो उसको वहाँ पर बैठने का भी आज्ञा नहीं, पीछे पीछे भीड़ो बैठे रहो। अच्छा अच्छा। इतना कट्टर था। तो जैसे मैंने बताया, तो मेरे लिए तो चैलेंज, तो मैं ये 2 गाने रख करके कुछ बजा करके मैं सोचता था कि अगर यहाँ बजा दूँ एंट्री मिल जाएगी तो मैं सक्सेस होऊंगा संगीत के बारे। तो मैं जो है धीरे धीरे वहाँ बैठता था, फिर धीरे धीरे कर करके जो बजाते थे काशीनाथ शास्त्री जी, उनके पिताजी, सब पूरा भजन में शामिल होता था। वहाँ भजन में आने से क्या होगा, विभिन्न रागों में बद्ध जो रचनाएं हैं, अष्टपदी, तमाम ऐसे जो आपको महाराष्ट्रीयन भजन में अभंग, ये सब तमिल गाने, सब गाने मुझे याद हो गए सस्वर। हम कह रहे यहाँ से फायदा हुआ, मैंने रिकॉर्डिंग क्षमता बढ़िया थी, पूरे गाने का जो क्या बोलते हैं परिवेश है हमारे अंदर आ गया, लेकिन वो निकल नहीं रहा था। अच्छा। लेकिन वहाँ की एक एक चीज़ मुझे याद है। तो मैं कई बार मैं रामनवमी में जाता था और जन्माष्टमी जाता हूँ, आज तक वो बुलाते हैं हमको, मैं जाता हूँ, यहाँ पर आके बुलाते हैं कि आ जाना। तो वो क्या हुआ, एक बार ऐसे ही मुझे खुजली इतनी ज़्यादा हुई, मैंने तड़प उठा कि मैं उनके हारमोनियम में बजा के रहूँगा। और वो लोग बहुत, उनके जो काशीनाथ शास्त्री के जो बड़े भाई, छोटे भाई, सब भजन में ही हैं, उसी में। अब मछली को, बच्चे को तैरना सिखाने की ज़रूरत है, उसी में थे, बजा रहे थे। तो मैं सोचता था काश मैं भी इस परिवार का होता तो बजाता, ये सब मन में आता था। तो ये ज्ञानोदय हो गया था, क्योंकि मोहल्ले के ही थे ना, तो हमारे घर खाना वाना तो जानते थे, वो खाना खाने आते थे। तो कहते थे कि तुमको मैं देखता हूँ, तुम्हारे अंदर मतलब अब गाते कैसे हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो चीज़ प्रारंभिक होना चाहिए वो तुम्हारे अंदर भरा हुआ, 1 मिनट वहाँ से हटते नहीं हो तुम। इसका मतलब है सबसे पहले स्थितप्रज्ञ होना चाहिए। पहले वहाँ आओ तो बताएं। हाँ, स्थितप्रज्ञ ही गीता का वर्ड है। स्थितप्रज्ञ माने हम प्रिपेयर्ड हैं। अच्छा, अब हमको दो, स्थित प्रज्ञ तो मैंने सुना था। हाँ, स्थित, वही स्थित प्रज्ञ, पूरा त का उच्चारण पूरा होता है, स्थित प्रज्ञ। अच्छा, स्थित में त में आधा हो गया ना, तो वो स्थित, तो वो मैं, हम कहा हाँ मुझे बहुत इच्छा है सीखने की। बोले कि जो ये जो बात कहे हो यही सिखा देगा तुमको, इतना ही बहुत है। वाह। तो हम ये भी समझ नहीं पाते थे कैसे सिखा देगा, जो सिखा ही नहीं कैसे सीख। तो हम मन में अंदर होता था अंतर्द्वंद, सिखावत नहीं, तो लेकिन मैं एक दिन ईश्वर ने ही मौका दिया, मैं उनके ठीक पीछे बैठा था। पूरे 9 दिन होता है, रात को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक रात को मैं एकदम सही समय पहुंच जाता था। और मैं इसलिए पहुंचता था कि भीड़ आने के पहले उनके निकट, हारमोनियम के निकट बैठ जाऊं। तो उन लोगों को हम वहाँ के उसमें चाचा जी बोलते थे। अब वो चाचा जी बजाते थे, जब बज रहा था तो अचानक मैं पीछे बैठा था, तो सब प्रसंग चलते गए, वो सब हमको याद है। तो
किताब देख के पढ़ना होता था। मुझे ये इच्छा नहीं थी बढ़ के गाएं, बजाने का वो था। तो क्या हुआ कि 1 घंटा बीता तो उनको यूरिन लगा, तो देख रहे थे कौन है। देखिए हम पीछे बैठे, बोले सुनो, ये जो 3 लकड़ी है ना, इसी को दबाए रहना, धोकनी देते रहना, और कुछ नहीं है, गाना चलता रहेगा। गाना अपना चलता रहा। हम क्या आज मौका मिला, तो 3 लकड़ी ऐसे दबाए हुए हम आसन में बैठ गए उनके। तो गए पेशाब करने, तो हम बार बार ऐसे देख रहे हैं। एक चचा थोड़ा अंदर था, हम कहा हाँ अब तो उझल हो गए। अब हमने पता नहीं कहाँ से एक देवी शक्ति हमारे अंदर आई, मैंने वो पूरा बजाना, अच्छा, बजाना शुरू कर दिया बिना गलती। जो वो बजा रहे थे? हाँ, और बजा, हमको तो याद भी था, और बजा रहे हैं। अब बजा रहे थे, बार बार पीछे देखते थे, फिर बार बार पीछे देखते थे। हाँ, तो देखते देखते हम उसमें इतना खो गए, हम देखना ही भूल गए कि आ भी रहे हैं कि नहीं। तो हमने 3 गाना बजा दिया, आधा घंटा से ऊपर हो गया। और आपको मैं वो सुना भी सकता हूँ, क्या गाना था वो, सुनाइए ना। हाँ। जिसे पाहि मदन गोपाल मुकुंद पालित परिपालित मुचकुंद, परिपालित मुचकुंदो, है ना ये, ना 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 हरे रामा, है ना, ऐसे था। ये रागावली पूरी चलती थी, वो चेंज होता जाता था। तो ये, और राग भी चेंज हो और स्पेल भी चेंज हो। तो अचानक हमने, जब हमारी तंद्रा टूटी, तो मैंने कहा अरे यहाँ तो नहीं गए। ऐसे देखा तो वो पीछे बैठे थे। वाह। हाँ, हम एकदम फिर 3 लकड़ी पकड़ लिए। हाँ। तो बोले नहीं, बजाओ, मुझे क्या पता, तुम्हारे अंदर वो शक्ति, तुमको पता ना चाहिए। हम कहे नहीं, हम ऐसे ही कहे नहीं, मैं मूत्र करते हुए सुन रहा था और एक भी स्वर मिस नहीं हुआ, तुमने पूरा बजाया। हम कहे आपको लगता है कि पिछले जन्म से आता है संगीत भी? में भी हो सकता है। कभी आपने ऐसा वो अभी नहीं पता लगता। कभी कभी क्या होता है, जैसे पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, पूछते हैं ना, तो जैसे 1 साल में वो क्या सीखेगा, तो उसमें लगता है कि हाँ पिछले जन्म का कुछ, क्योंकि कई बातों में मुझे अपने अंदर ये महसूस होता है कि ये तो मैंने इस जन्म में सीखा नहीं, प्रयास करके नहीं हो सकता है वो कहीं, हाँ, वो भी कृपा ही है, कहीं से जो है वो कहीं कोने में होगा। बिल्कुल। तो वो जो स्वरवाली सुनते ही वो वहाँ आ जाता है। क्योंकि संगीत मैं सीख नहीं पाया, इसका मतलब दुख मुझे अभी तक होता है। नहीं, वो होता है कहीं भी। जैसे संगीत की बात है तो बहुत सी चीज़ें ऐसे, जैसे हारमोनियम हुई, हारमोनियम तो मेरे घर था, ये पूरा हो गया। अचानक एक समय आया लोग हवाइन गिटार बजाते थे, लेकिन मैं घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि कह सकूं कि मुझे गिटार। आपने बताया था कि आप गिटार पे आप हाँ, कर्नाटक तो गिटार, वो तो मुझे लगा कि हाँ हाँ ना, ले आइए। क्या चीज़? गिटार वो है, अभी बजा सकते? नहीं, वो तो अच्छा, ऐसे हो गई। हाँ हाँ, तो वो एक स्पेल खत्म, समाप्त हो गया वो। हाँ हाँ। तो क्या हुआ कि बड़ी इच्छा थी कि गिटार बजा। अब उसमें क्या, हमको हारमोनियम की तरह दिक्कत नहीं था, बेस था मेरे पास कि हम बजा सकते थे। जी जी। लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट का टेक्निक होता है, इसको स्ट्रिंग प्रैक्टिस ये था। तो मैं बहुत लोगों, वो सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा सुनील गांगुली, हाँ हाँ हाँ, जो गिटारिस्ट था। मैंने उसको, कौन सा गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार ऑन, मेरे पास प्लेट था। हाँ हाँ हाँ। और उसके बहुत से जो गाने हैं, तेरी गलियों में हम आए, टंग 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 टंग, ये हमारा रटा हुआ। हम कहे आज मिल जाए तो बजा दूं, लेकिन दुर्भाग्य कहीं गिटार कहीं मिलता नहीं था, ना ही पिताजी से कहता था। और गिटार का दाम उस समय 500 था, 500 1000।
तो मैंने कहा शायद ये सपना हमारा पूरा नहीं होगा, लेकिन उसके लिए भी सपना देखिए कैसे पूरा हुआ। तो हम लोग रविवार होता ना दोपहर में, तो हम लोग आइस पाइस खेलते थे। हाँ हाँ हाँ। रात में भी खेलते थे। तो आइस पाइस में क्या, वहाँ पर गलियाँ इतनी थी ना, किसी आड़ पे छुप गए। आइस पाइस मतलब छुपने वाला खेल। छुपा, हाँ, छुपा छुपा छुपी। तो हम लोग कहते थे जाओ बटुक सरदार का चबूतरा छू के आओ, जो चोर बनता था। हाँ हाँ हाँ। वो जब तक वो छू के आता था, हम लोग जैसे कोई आदमी बैठा उसी के पीछे बैठे, उस साल ओढ़ के बैठा उसी के बगल में साड़ ओढ़ के बैठ जाए थे। वो देख रहा है कहाँ है, तो अचानक थप्पा मार देते, कहीं क्या उनके बगल में, हम सोचे को और बैठ, ऐसे ही होता था। तो उसमें क्या हुआ कि वहीं पर एक घर था, बहुत से किराएदार लोग रहते थे। तो उसमें सीढ़ी चढ़ के एक बीच में एक छोटा सा कमरा था, मैं उसमें घुस गया और नीचे एक जगह था, खाट थी, नीचे जगह था, उसी में वैसे उड़ू बैठा था, मैंने छुपे हुए। तो छुपे हुए बैठा था, तो मुझे ये भी नहीं मालूम किसका घर है, कौन है, क्या रहता है, कौन, कुछ पता नहीं। किराएदार बहुत से लोग थे। तो मैं सोचा कि अब अगर वो घर वाला आ गया तो वो सोचेगा कि पता नहीं कौन बैठा है। तो मैं बार बार देख रहा था ऐसे ऐसे, तो देखा कि सामने एक गिटार टंगा है। अच्छा। इसीलिए वो कहते हैं ना, तहाँ ताई ले जाए। मैं ये सब भूल गया। मैंने कहा अरे एक गिटार टंगा है, आइस पाइस भूल गए। सब भूल गए। वो हमको थप्पा करे कुछ करे, ये भी भूल गया कि घर वाला कौन है। मैं बड़े ऐसे करके खड़ा हो गया, ऐसे देख रहा था। इसमें से एक लेडी आई, क्या है भैया, कौन हो तुम? हम कह दीदी आइस पाइस खेल रहे थे, तो आपके यहाँ आ गए छुप के। अच्छा, तो ठीक है बैठो। वो तो चोर आके चला गया होगा। हम कहा हाँ गलती हो गया, मैं गया ही नहीं। हाँ, उन्होंने कहा ये गिटार बजाती हैं क्या आप? बोले हाँ बजाते थे किसी समय में, अब तो उनके यहाँ सब परिवार बिखर गया था। वो लेडी थी, शादी नहीं हुई थी। हम क्या अच्छा आपको आता है बजाना? हम चाहते थे किसी तरह से दे दे गिटार। तो कहेगी हाँ, क्या तुमको चाहिए क्या गिटार? हम क्या हाँ हम भी चाहते हैं। तुम बजाते हो? हम क्या बजाते तो नहीं है, हमको सीखना है। हम क्या थोड़ा आप बजा के दिखाइए। तो बेचारी उतारी, फिर जो है टोए 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 कुछ की, क्योंकि हमको उतना आता नहीं है। खरीदे थे, लेकिन हमने कहा कि एक गिटार हमको दे सकते हैं आप? तो बोले कि हाँ तुम तो हमारे छोटे भाई की तरह हो, लेकिन जो है इस समय हमारा बहुत उससे गुजर रहे हैं, तो कुछ जो भी इसका देना हो तुम दे दो, हम ले लेंगे। हम कहे कितना देना होगा? कहे हमने 400 का लिया था, तुम्हारी मर्जी है। अब हम किसी भी उसमें छोड़ना नहीं चाहते थे। मैं घर आया भाग करके, वो आइस पाइस पर आ गया, तेरी क्या आइस पाइस। घर जाके मैं किससे बोलूं? पिताजी तो होते नहीं थे, जब बाहर चले जाते तो भाई साहब थे दूसरे वाले। हमने कहा ऐसा ऐसा है गिटार। तो कहे अच्छा वो भाई साहब जानते थे, अरे वो शादीशुदा अकेले रहती है, उसको कहो दे दो। भाई कह दी ना तुमको, उससे कहो भाई हैं तुम्हारी सेवा करेंगे, इतना भी भाई के लिए नहीं कर सकते। हमने कहा नहीं वो कह रही बड़ी तंगी में है, तो इसलिए। तो 100 रुपया निकाल के दिए, कहो कि ये 100 रुपया हमारे पास है, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। हम उसके पक्ष में ने कहा अरे 400 का खरीदिए, 100 रुपये में कैसे? कह तुम बेच रहे हो कि वो बेच रही है? तो हमको इमोशन वहाँ से जुड़ा। हम कह रहे बेचने का मतलब ये है कि तो कहे तुम 100 रुपया दे के तो देखो, कह दो बाद में देंगे। भाई साहब थोड़ा बिजनेस। तो गए हमने कहा दीदी हमारे पास 100 रुपया है, और जो भी आप लेना चाहें तो हम बाद में भी दे सकते हैं। तो कहे कि तुमने जो 100 रुपया दिया है ना, मेरी तरफ से तुमको फ्री है। हाँ,
ये 100 रुपया खाली हम रखते हैं। अरे पूरा स्टील का ड्राम ले आके, तो हम भाई साहब से कहे हाँ वो दे दी, वो कहे वो दीदी मान ली है ना, वो मान रही, तुम ही नहीं मान रहे हो। हमने कहा नहीं उसको देना है। कह रहे चुप रहो, वो तो दे दी ना, अब तुम बजाओ। अब वो बजाने में जो है हमको शिवनाथ भट्टाचार्य थे, वो गौरीगंज में सिखाते थे 20 रुपया महीना में। तो बढ़िया बसान की तरह बहुत लोग बैठे सीखते थे। वो थोड़ा सिखाते थे, ज़्यादा गप लड़ाते थे। तो वो हमने कहा क्या क्या सिखाते हैं, ग ग प प स स ये सब सा। तो मन में हम सोचे कि जितना इनसे सीखेंगे हमारा बाल पक जाएगा। तो खरी में वही हारमोनियम वाला चीज़ मैंने अडॉप्ट किया। तो एक दो गाना थोड़ा बेसुरा हुआ। उसके बाद तमिल में कहावत है सर कि कढ़ाई में रहेगा तभी कलछुल में आएगा। उसका कढ़ाई में कोई चीज़ रहेगा तभी कलछुल में आएगा। हाँ। तो यहाँ कढ़ाई है, हम कहे इसमें से इसमें रहेगा तो इसमें आएगा अपने आप, तो इसमें तो है ही है। तो हम निकालना शुरू, फिल्मी गाना ही निकालें। और पहला गाना उसमें जो था, आपको विश्वास नहीं होगा, वो एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताज महल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है, एक शहंशाह। कौन सा राग है ये भी नहीं मालूम, मैंने खींच दिया उसमें। मेरा बहुत मनपसंद गाना है। हाँ। तो खींच दिया। तो वो फिर जब दूसरे तीसरे बार माजे तो एकदम सटीक, मैं ही पिकअप कर रहा हूँ, मैं ही अपना गुरु हूँ। हमने कहा हाँ ये बजा, अच्छा बज रहा है। अब मुझे नीचे कौन से फ्रेड में जा रहे हैं क्या, आप कुछ नहीं मालूम। तो उस दिन से गिटार की शुरुआत इस पे हो गई और सैकड़ों गाना बजाया उसमें। तो उसके बाद जब गुरुजी वो क्लासिकल सिखाते थे, वो पहला वाला भजन रह गया। आप हाँ? पहला वाला वो भजन, भजन वही ओम जय जगदीश हरे। अच्छा हाँ, नहीं वही इसके था। बाद जो गुरुजी से सीखा वो कुछ आप सुनाने वाले थे शायद, खैर छोड़िए। हाँ अपन आगे चलते वो तो स्पेल भजन का वो भजन से, भजन मठ से हम हर शनिवार को भजन होता था, तो उसमें बजाने का मौका मिला, तो वो रम गया एकदम। तो उसमें मैं भजन भी गाता था, मैं भजन कंपोज भी करता था और भजन लिखता भी था। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो हमारी उसका भी है और आप भी हमारी पीढ़ी के हैं। तो रेडियो के पहले जी, और रेडियो शुरू हुआ और रेडियो सिलोन और बिनाका गीतमाला, और उसके पहले कैसेट के रिवॉल्यूशन के पहले जो संगीत था, और अब यूट्यूब आने के बाद जो संगीत कि आप कुछ भी याद करिए तो यूट्यूब पे सर्च किए तो मिल ही बिल्कुल जाता बिल्कुल। है। मैं उस समय रेडियो बहुत सुनता था भाई। रेडियो एक साधन था बिल्कुल। जो कि हर संडे को जो बच्चों का प्रोग्राम आता था, दीदी भैया की जो आवाज़ थी, हाँ हाँ, जो उस वक्त दीवानगी थी, और उसमें रेडियो से ये हुआ कि हम लोग बिनाका गीतमाला सुनते जी थे। जी जी। और रात में एक प्रोग्राम आता था जिसमें बड़े बड़े गायक ये सब था। दूसरा एक क्लासिकल, हाँ, वो क्लासिकल भी संगीत। था, तो वो भी सुनते थे कभी कभी। हाँ हाँ हाँ। तो एक छोटा ट्रांजिस्टर भी था, जी जी। और हमारे यहाँ 6 बैंड का जो रेडियो बड़ा सा था। तो ये नियमित प्रक्रिया में सुनते थे। तो सुनने का ये हुआ कि हम भी कुछ बोल सकते हैं, कुछ कहानी आती थी, हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो कोई सोर्स ऐसा नहीं था कि वहाँ तक पहुँचे। तो रेडियो से ये हुआ कि फिल्मी गानों पे ये सब में अच्छा ज्ञान हो गया अपने आप ही कि ऐसे गाना चाहिए। तो जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में काम आया, गिटार में काम आया। तो बहुत दिन बाद जब गिटार में मैंने हिंदुस्तानी तो सीखा ही था और उनके राग वगैरह ये सब सीख लिया था। तो मैंने रागों, संगीत को रागबद्ध पहली बार गिटार के थ्रू सीखा। मैंने मैं उल्टी प्रक्रिया से चला। मतलब पहले संगीत आ गया, जो उसका जो ABCD है वो बाद में आया। तो वो हमारे लिए एक नए तरह का हेल्प किया कि ये पा है, ये माँ है, ये पहले क्या है नहीं मालूम था। तो अभी भी जब बजाते हैं तो उसके अनुसार नहीं बजाते थे,
तो उस राग बाद में आ जाता था, पहले ये तो इतना मालूम हो कि अच्छा ये राग है। तो उसके बाद रेडियो में जो आपने कहा कि एक शाम का एक प्रोग्राम आता था युवावाणी का, हाँ 5:30 बजे। हाँ, तो युवावाणी वाला भी उसके पहले एक नया नया उन लोगों ने शुरू किया था कि इनसे मिलिए, कुछ स्पेशल कोई चीज़ हो। हाँ 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 हाँ। पहली बार एक सोर्स माने ये हमारे फाइन आर्ट्स में आने के बाद हुआ। आप फाइन आर्ट किस सन में ये ज्वाइन मैंने 81 में 79 समझ लीजिए, 78 में मैंने हाई स्कूल किया था, उसमें हाई स्कूल के बाद ही 79 से हमारा BFA फर्स्ट ईयर था। तो उसके बाद जब चौथे ईयर के बाद MFA के आसपास तो अनूप अरोड़ा भैया हैं, तमाम लोग हैं, तो रेडियो में ये था। तो मेरे और भी सोर्स के थ्रू आकाशवाणी तक जाने का एक पहुंच था। तो हमने बताया ना वो किशोर जो बता रहे थे, हाँ, शायद वही हैं, उनसे एक अच्छी बात हो गई। तो मैंने बोला कि मैंने एक गिटार मैं बजाता हूँ, उसमें एक हमने इन्वेंशन किया है, उन्हें उसमें इन्वेंशन भी शुरू हो गया। तो पहली जो स्ट्रिंग है उसको मैंने उतार दिया है ताकि वो सितार का आवाज़ आए। तो क्या उसमें बजाते हैं? हम कहा हाँ कर्नाटक संगीत बजाते हैं। तो बोले ठीक है आप लेके आइए गिटार। तो मैं लेके गया, तो पहले उन्होंने कहा कि ठीक है कुछ बजा के दिखाई। तो मैंने कर्नाटक संगीत का बजाया, फिर एक पायो जी मैंने राम रतन वो बजाया। तो बोले हो गया काम। इसमें जो है ऐसा करते हैं, ये युवावाणी में तो नहीं आएगा, लेकिन एक आएगा जो प्रतिभा इनसे मिलिए एक प्रोग्राम, वो शायद दूसरा या तीसरा ही चल रहा था, कि इसमें आपका रख देते हैं। तो 15 मिनट में थोड़ा सा संवाद हो जाएगा, एक प्रस्तुत करिएगा, 15 मिनट हो जाएगा। ठीक, तो वही वो लड़की बार बार वो कर रहे थे ना, तो पहला वाला बजाया, वो जब रिकॉर्डिंग बजा सुना मैंने, तब मुझे पहली बार इतनी खुशी हुई कि अरे मेरा चीज़ रेडियो के थ्रू आ रहा है। तो वो उस समय रिकॉर्ड करने का भी साधन नहीं था। बिल्कुल। तो हम खाली यही कह के रह गए वो हमारे रेडियो में आया तो सुने थे, रेडियो में आया सुने। तो हमने कहा यार कोई ऐसा साधन नहीं जो कि लोगों को सुना सके। तो ये चीज़ धीरे धीरे क्या हुआ कि हम प्रचार के लिए बहुत लालायित नहीं रहते थे। स्वयमेव कोई बताए, जैसे अभी आए आप, स्वयमेव आए, तो मुझे लगा कि तो और वैसे बहुत रेयर आता था। नहीं, ये भी है कि जब आप इसके लिए आपने लाइफ लॉन्ग तैयारी की, जो हम 2 दिन से हाँ, बातचीत उसमें कर रहे हैं। एक प्रकरण और जुड़ा जी। क्योंकि गिटार हमको इतना पसंद था कि हमने कहा मुझे गाना भी नहीं पड़ेगा, गिटार में ही सब करूँगा। उसमें मैंने कर्नाटक संगीत जी। हमारे बालाजी हैं वायलिन वाले, उनके पिताजी से सीखा, उसको गिटार में अडॉप्ट किया। हमने कहा हिंदुस्तानी में तो सब लोग बजाते हैं, कर्नाटक हवाइन गिटार में, तो वो थोड़ा प्रैक्टिस खूब किया था। तो एक संयोग हमको हमारी सिस्टर के थ्रू, वो उड़ीसा में रहती थी, तो एक प्रोग्राम वहाँ साउथ इंडियन समाज का हुआ। हाँ। तो उन्होंने कहा कि एक गिटार का प्रोग्राम वहाँ रख देते हैं मृदंग के साथ। तो मेरे अंदर डर कि अरे इस लायक हैं कि नहीं, बजाता तो था, खूब प्रैक्टिस करता। तो पहली बार स्टेज परफॉर्मेंस हमारा हुआ उड़ीसा में। वो कोई भरतनाट्यम का था, उस 2 प्रोग्राम था, कोई गायत्री सावित्री 2 सिस्टर्स थी, मेरा गिटार पहले था, उनका बाद में था। तो मैं बजाया और रंग के साथ, तो वो इतना सुंदर तामझाम था। वो जो माइक था वो दूरदर्शन की तरफ से था, और वो पहला हमारा प्रोग्राम था कि गिटार में मैंने दिया था। लेकिन ये क्या है ना कि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मिशन तो पूरा हो रहा है, लेकिन क्या ये हमारा लाइफ है क्या? ये तो है नहीं। तो हमारे घर में सब कहते थे वो जो थोड़ा सब में करते हो, नहीं होगा ना होगा। अब अचानक गिटार में आ गए, अब तो फाइन आर्ट्स कर रहे थे तो उसमें, इसलिए फाइन आर्ट्स वाला जो वो है वो रुक गया, नहीं तो उसमें होता। फाइन आर्ट वाला रुक गया? नहीं रुक गया, मैंने हम उस पर ध्यान उधर नहीं देके ध्यान इधर दे दिया। तो उधर सो वो कर तो लिया। तो वहाँ फाइन आर्ट में आपने अप्लाइड किया? अप्लाइड आर्ट किया, और अप्लाइड में गोल्ड आपके मेडलिस्ट था। कौन दोस्त थे उस वक्त? उस समय अचिंत कुमार दास, हाँ। सुरेखा आर्या,
स्मिता उपाध्याय तिवारी जी की जो वाइफ है, वो सब हमारे क्लासमेट। और उस वक्त फाइन आर्ट में तो दीपक मेहर वगैरह को जानते हो? दीपक मेहर तो जूनियर था। अच्छा, दीपक आपसे जूनियर थे? हाँ, कई दीपक 4-5 साल मेहर, जूनियर। अरुण हाँ, लक्ष्मी मिश्रा। अभी तो हमारे जुड़ी है हमारे फेसबुक से, उसकी जो वाइफ है हाँ, विजया हमसे जुड़ी है। लक्ष्मी, हाँ 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 वो कहती है, जब बॉम्बे में था ना 5 महीना में, हाँ हाँ हाँ। 87 में 5 महीना था लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर अंधेरी से उतर के आप और गोरेगांव में मटुंगा रोड पे रहते हाँ, गोरेगांव में जो है मेरे चाचा जी थे, हाँ हाँ तो वहीं रहता था। तो बॉम्बे में बहुत लोग हैं। हाँ। तो जितने लोग हैं उस समय विश्वोस्ताद उसमें था, वो जो सिगरेट वाला कौन सा है, गोल्डन टैबोको। हाँ 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 टैबोको में डिजाइन हम सबसे मिलते थे। पाठक जी जो है वो फिल्मी पोस्टर बनाते थे, हाँ। ये चंद्रिका पाठक, अच्छा। तो सबके कांटेक्ट में था। जब 5 महीना था सब जगह जाता था। तो दीपक मेहर तो 3 साल मेरा ख्याल है जूनियर था। तो उसका जो बनाता था बहुत अच्छा। बहुत ही दीपक मेरे बढ़िया, बहुत प्यारे मित्र थे। बहुत ही अभी तो बढ़िया नहीं रहे वो। आदमी है। और ऐसे मतलब हाथ में जो अप्लाइड आर्ट का बिल्कुल बिल्कुल। सेंस था ना उसके अंदर, इलस्ट्रेटर बहुत बढ़िया था। उसी तरह हमारे क्लास में सुरेखा आर्या थी। तो ये सब चला। उसके बाद अब आए, हमारी बातचीत बहुत हो रही है, लंबी हो रही है, लेकिन ठीक है। हाँ, ऐसी बातचीत रोज रोज कहाँ होती है। तो आपने बीएफए पूरा किया और हाँ, एमएफए भी, किया, मास्टर्स भी किया और पीएचडी भी किया। तो पीएचडी कहाँ से किया? यहीं? पीएचडी यहीं से किया। उसके पूर्व जो हमारी जो थी अप्लाइड आर्ट्स में, जो आपको बताया था कि फोटोग्राफी में भी मेरा विशेष योगदान था। और वो जैसे कि फोटोग्राफी कैमरा में तो हमारे गुरु बोहरा जी हाँ, के बोरा बारे जी में। थे। और मेरे पास कैमरा नहीं था। एमएफए मैंने लगभग पूरा करना था। तो बोरा सर ने पूछा था कौन सा कैमरा है, तो मैंने कहा कोई कैमरा नहीं है। तो उन्होंने किसी तरीके से हमारे पास कैमरा आई उनकी वजह से। और केवल कैमरा ही नहीं आई, डीएल बोहरा जी से आपकी मुलाकात के बारे में बताइए। हाँ, उनको वो जब मैं 3rd ईयर में था तो हम लोग को 3rd ईयर में कमर्शियल रिप्रोडक्शन एक सब्जेक्ट है जिसमें 3 विभाग आता है। एक टाइपोग्राफी, ब्लॉक मेकिंग और फोटोग्राफी। तीनों का सामंजस्य रोल होता है। पहले फोटोग्राफी से कोई मॉडल खींचना है या प्रोडक्ट खींचना है, फिर उसके बाद टाइपोग्राफ मैंने ब्लॉक बनता था, फिर टाइपोग्राफी में उसका मैटर लिखे प्रेस एड वगैरह। तो ये तीनों का बनाना पड़ता था। उसकी वजह से फोटोग्राफी एक सब्जेक्ट अप्लाइड आर्ट का था। तो स्वतंत्र रूप से कोई ऐसा नहीं था, लेकिन फोटोग्राफी चूँकि उसका पार्ट था इसलिए हम लोगों ने सीखा। नेगेटिव डेवलप करने से लेके सभी कुछ सीख लिया। तो उसी समय बोहरा जी से एक गुरु की तरह मैंने आत्मीयता ज़्यादा थी, क्योंकि अन्य गुरुओं से ये ज़्यादा हम लोग के टूर इंचार्ज भी होते थे। हाँ, तो जो भी होता था हम लोग इन्हीं से मैंने एक पेरेंट्स की तरह बिल्कुल बिल्कुल बिहेव करते थे। और बहुत बहुत सॉफ्ट भी थे और हम लोग को बताते थे। और इनसे सीखने का जो मज़ा, केवल फोटोग्राफी नहीं, बहुत ये बहुत अच्छे लैंडस्केप आर्टिस्ट थे। अच्छा। गजब का उनका जो काम देहरादून का है। और मैं बहुत नज़दीक से इनको जानता हूँ। इनकी इतनी बढ़िया लैंडस्केप, वाटर कलर लैंडस्केप, पूछना क्या है, बड़े बड़े बनाते थे वो। तो फिर इनकी एक अप्लाइड आर्ट में भी लोगो में मास्टर थे। अच्छा। वो क्या है कि मुझे भी नहीं मालूम था कि ये लोगों के, क्योंकि बीएचयू में बहुत सा काम इनको मिला था। अच्छा। लाइब्रेरी का बुक कवर बनाया ये था। पक्ष मुझे नहीं मालूम। अच्छा, बहुत है। लाइब्रेरी का बुक कवर बनाया इन्होंने। कई वहाँ सोमिने निकलते थे, उस समय गजर साहब भी तो नहीं आए थे। तो ये ही बनाते थे इनको, माने पारंगत थे उसमें। और इनकी बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग थी, अंग्रेजी बहुत अच्छी लिखते थे और हिंदी अंग्रेजी दोनों अनुवाद करते थे। और महामना जो मालवी भवन है, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि उसके अंदर जो डिस्प्ले है वो जो घूमने वाला होगा, देखा होगा आपने, वो सब बोहरा जी का है। उसमें जो काला फिल्म लगा था, उसमें जो महामना के अंदर लाइट, ट्यूबलाइट लगी थी, महामना के बारे में हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा, तो घुमा घुमा के हम लोग देखते थे। तो ये मुझे नहीं मालूम था कि बोहरा जी का है। तो एक दिन ऐसी चर्चा छिड़ी, तो हमने बोला सर, उदाहरण के लिए हमने कहा, जैसे सर मालवी भवन में वो लगा है ना सर,
वो एक फिल्म लगी है, हमको लगता है फिल्म में ही है। तब बोला वो मैंने ही बनाया। हम कहे सर आपने बनाया? सबसे बढ़िया बात क्या था कि वहाँ स्क्रीन प्रिंटिंग भी होती थी। हाँ, तो बोहरा जी का एक कार्ड पड़ा था, तो मतलब वो वेस्ट में चला गया, मतलब फैला था, इसलिए गिर गया था। हम उसको लेके DL बोहरा लिखा था। हम कह रहे तो सर का है। तो उसमें जो लोगो बना था, D बीच में LB, मतलब DLB ऐसे एकदम बैलेंस, और उस पे अपर्चर के अंदर बना था, अपर्चर उन्होंने बनाया था, और DLB। हम करे बाप रे क्या खोपड़ी लगाया था, क्या बैलेंस मिला भी, मैंने ये D इधर B। तो मैं उनको ले गया, हमने कहा सर आप लोगो भी बनाते हैं? बोले हाँ बहुत रिसर्च की है। तो कह तुमने मेरा कार्ड देखा? हम कहा हाँ सर ये। बोले कहाँ से मिल गया? हमने कहा पढ़ा था सर ब्लॉक मेकिंग में। क्या हाँ वो स्क्रीन प्रिंटिंग वहीं हुआ था ना, तो मैंने, तो वो बोले। और उसके बाद घर गए हम, इतना उन्होंने लोगो दिखाया। अच्छा। उन लोगों साधारण कॉन्सेप्ट नहीं है, गजब का कॉन्सेप्ट था। तब से हमने कहा कि अरे बाप रे ये तो अप्लाइड आर्ट के मास्टर हैं। और कवर मैंने जो कंपोजिशन उन्होंने फोटोग्राफी के लिए सिखाया, वही कंपोजिशन लेआउट सभी में काम आ गया। हम कहा लोगो बनाना तो आसान नहीं है, तो सबसे फर्स्ट कंपोजिशन उन्हीं से सीखा था। एक सर वो मैं आज तक भूल नहीं पाता, इतना बड़ा प्रिंट है उसमें। देखिए मैं इलस्ट्रेट कर रहा हूँ सर जी। दशाश्वमेध जो मंडी थी वहाँ का सीन है, और रात के 2:30 बजे का है, और सब स्ट्रीट लाइट सब ऑफ है, एक स्ट्रीट लाइट कहीं जल रही है। तो उस स्ट्रीट लाइट की छाया में एक गरीब का परिवार सोया है। तो परिवार ऐसा है कि एक वो जो महिला है, एक कुत्ते का सिरहाना है, मतलब कुत्ता तकिया का काम कर रहा, महिला उस पर सिर रख के सोई है, एक कुत्ता है, और एक बच्चा, छोटा बच्चा उसका स्तनपान कर रहा है, स्तन ऐसे छुटा हुआ है, और उसका आदमी इधर सोया है, एक लड़की उसकी इधर सोई है, एक लड़का इधर सोया है, उसमें 4 कुत्ते और सोए हैं, और सब पिन ड्रॉप साइलेंट। सोचिए कितना सेंसिटिव है। उसको बोहरा सर ने पकड़ा, फोटोग्राफ। उसको फेमिना अवार्ड उनको मिला 25,000 का। अच्छा। और उसका टाइटल बहुत टाइटल में माहिर थे ये, लाइफ टाइटल था। और वो फोटो ने उन्होंने जो दिखाया, आज का सैकड़ों फोटो लगा दीजिए सर उसके सामने, मैंने तुरंत खींचता वो। हमने बोला कि देखते रह गए। हमने कहा सर ये मिला कहाँ सब्जेक्ट? तो कहते थे सब्जेक्ट खोजने की तड़प होगी ना तो मिलेगा। हमने कहा सर वो तो सर एक अलग बात है सर, ये चीज़ आपको मिलना चाहिए ना सर, कि मिलना भी तो चाहिए। तो बोले कि देखो मैं रात की गाड़ी से आया, 2:30 बजे स्टेशन आ गया, मैंने सोचा इस समय बीचू जाके कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना दशाश्वमेध चले, वहाँ सुबह तक कहीं बिता देंगे, सूर्योदय होने ही वाला है, वहीं से फिर पैदल पैदल निकल जाएंगे। यही सोच के मैं दशाश्वमेध आया तो देखा एकदम भुप्पा अंधेरा। तो मैंने जब उधर से जो वो पटरी है ना, पटरी से जब जाने लगा तो उस लाइट में ये दिखाई दिया। तो मैंने कहा कि वाह, तुरंत अपना बिना किसी क्या कि कुत्ता पहले जगता है वो फोटो लेने का क्या कुत्ता पहले जगता, 4 कुत्ता सोया है गहरे नींद में। मैंने कहा धीरे से चैन खुला, फटाफट अपना निकाला 120 वाला कैमरा, और जैसे हम लोग कहते हैं पहले वाला तो ले ही लो पहले जैसे भी हो, हाँ। तो पहले वाला ले लो फिर अफसोस होगा। मैंने लिया, लेते लेते लालच बढ़ गया, मैंने हर एंगल से अलग अलग अपर्चर में 120 का ही प्रेफर करते थे कि वो फटे ना, और पूरा लिया। उन्होंने कहा डार्क रूम में आके जो बनाया हो, और वो 12-15 का मिनिमम बनाते थे क्योंकि वहाँ वही चल। वो मैंने वो फ़ोटो जो देखा,
मैंने कहा कि अभी तक उसके टक्कर का कोई फोटो मैं नहीं दिखाऊं आज तक, और लाइफ जो मेरा है। और एक उन्होंने ऑर्फन करके लिया था, वो जो धूप में बैठते थे ना, वो श्रीवास्तव जी टाइपोग्राफी वाले, भोरा सर, दोनों का लकड़ी के स्टोर पर ऐसे बैठे थे। वो जो जहाँ टाइपोग्राफी सेक्शन था, वो दोनों धूप खा रहे थे। ये भोरा जी ने कहा कि बात कर ही रहे थे कि ऊपर से एक चिड़िया बच्चा दिया हुआ था, वो जगह बहुत कम था, वो चाह रहा था थोड़ा बड़ा हो गया, इसको ले कैसे जाए। तो वो चीजी कर रहा था, तो अचानक उसका बच्चा गिर गया, कि मेरे पैर के आगे गिरा। तो अब वो परेशान है, वो दोनों ची कर रहे हैं। तो मैंने बोला, रे वो ये बच्चा गिरा है, देखिए उस फोटोग्राफर उसके साथ जी भी रहा है। उन्होंने बताया कि मैं देखा, ऐसे सहलाया, तो कहा कि अच्छा हुआ उसका कमज़ोर वो था, इसलिए सिर के बल नहीं गिरा, वो बचा था। तो ऐसे ऐसे करके मैंने उसको पानी उनी दिया और उसको एक कोने में एक ठो रख दिया जहाँ धूप नहीं है। तो अब श्रीवास्तव जी कहे कि अरे जब हट जाएंगे तब ना वो आके ले जाए। कहे ले नहीं जाएगा, उसके अंदर वो ताकत नहीं है कि ले जाए, इसीलिए तो पहले से बनाता है। उसका घर उजड़ गया, उसमें पूरा घास फूस रख के सॉफ्ट उसको बनाता है, अब वो ले नहीं जा पाएगा। अब क्योंकि हम लोग को ही कुछ करना पड़ेगा। तो वोरा जी ने कहा कि मैं पहले अपना काम तो कर लूँ, कैमरा ले आए। उन्होंने उसको लिया है और ले के बता रहे थे कि जब वो दोनों परेशान थे तो तुरंत वोरा जी ने कहा कि श्रीवास्तव जी अपना कुर्सी उर्सी दोनों तो हटा लीजिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो दोनों परेशान हैं, वो दोनों भी आएंगे। तो पूरा प्लान्ड था ये। वोरा जी ने कहा, उसको 2-4 शॉट लिया, अचानक वो पीछे हट गए। तो वो दोनों कभी इधर से आ रहे हैं, कभी उधर से आ रहे हैं, दोनों जब ऐसे आके दोनों बच्चे, वो शॉट जो लिया है उन्होंने, हाँ, और वो शॉट भी दिखाया हमको, लेकिन केवल उस बच्चे का वो ऐसे कर रहा है। तो उसका टाइटल उन्होंने दिया आर्फन, अनाथ। इतना बड़ा, वो भी कोई पुरस्कृत हुआ था। तो अच्छा, ये प्रक्रिया चल रही थी, अवार्ड हो गया उसके 4 महीने बाद, वो मुझे नहीं पता था। तो ऐसे ही बात चली, तो बोले तुमको पता है उस पर पुरस्कार हमको मिला है। हम कैसे, उनको यूनेस्को का एक पुरस्कार मिला था, और वो भेजते थे, बहुत भेजते। हाँ, और ये जो है ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ में मैंने सुना। उस समय न्यूज़ में ही आता था, काशी जो है ना, जो के रघु राय सर का न्यूज़ में ही सुना। अरे कोई उनके वो था, संवाद था, उसी में बताया। तो वो जब मैंने कहा सर वो देखना चाहते हैं फोटो सर, और जो उन्होंने दिखाया है एक एक डिटेल जो कि छोटे में नहीं दिखता, क्योंकि वो कातर दृष्टि से ऐसे देख रहा। और उसका उन्होंने टाइटल दिया ऑर्फन करके। तो मैंने बोला कि सर आपने तो जीवंत कर दिया फोटो को, और टाइटल तो बहुत अच्छा दे। बिरला मंदिर में आप देखे होंगे तो शुरू में 1 घंटा लगा है, तो सब उछलते हैं, सबके पहुंच से ऊपर है। तो इन्होंने उसी शॉट को ऐसा लिया है कि देखिए घंटे तक नहीं पहुंच रहा है, 5-6 हाथ है, सबकी ऐसे ही है। अच्छा। उछले हैं ना, उछले पे वो लिया है। उसका टाइटल दिया उन्होंने रीच। अरे बाप रे, मैंने कहा सर, वो कहते हैं कि देखो सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट नहीं भी है ना, उसको सब्जेक्ट बना सकते हो। वो आपके पास वो होना चाहिए, जो मोमेंट पकड़ते मोमेंट। और वो कहे कि ये जो पकड़ रहे थे तो साधारण शॉट ही लगा मुझे, लेकिन जो उछले हैं लोग तो मेरे वो लगा कि हाँ ये सब्जेक्ट बन सकता है। उसमें तो एक का पैर ऐसे है, हवा में है, ये ऐसे उछल रहा है। हम कहे पूरा लिया था उन्होंने, घंटे सहित। हमने कहा सर इसको तो पूरा ही, आपने तो पूरा ले लिया, बढ़िया। क्योंकि जब
आधा काटेंगे तो क्या चीज़ हो रहा नहीं मालूम है ना, फिर नहीं पता तो वो रीच कि इतना सटीक वो घंटा बैठाया बॉडी है। का स्ट्रेच भी आया होगा हाँ इसमें। हाँ, घंटा और सटीक बैठा है ना कि आदमी की पहुंच से 1 फीट दूर है उसका जो बेल है, तो वो बजा लेगा जब सीधे उछल के मारे अगर तो टंग से बजेगा, तो वो जब एक साथ उछलेंगे तो आपस में लड़ जाएंगे। तो ये लोग, ये जो आपस में जो टकराव हुआ है कोई पहुंच नहीं पाया, कोई ऐसे ऐसे है, तो वो भोरा जी ने बहुत बढ़िया लिया था। अच्छा अच्छा। वही तो लास्ट था ना, और 2001 में जब एक मैंने एग्जीबिशन लगाया था अरोरा, प्रणाम सिंह जी की गैलरी में लगाया था। तो मैं गया, मैंने कहा कि एग्जीबिशन का उद्घाटन अगर कराना तो इन्हीं से, वो उन्हीं के हॉबी सेंटर का को मैंने लिया था। जैसे आपने बताया कि 400 स्टूडेंट थे, तो प्रणाम सिंह की गैलरी छोटी सी थी, मैंने सब सूर्योदय से संबंधित सब फोटो लिया था और एक कार्ड छपवाया और बोहरा सर से मैंने कहा सर आपको चलना है। वो बेचारे कार्ट्रेक ऑपरेशन हुआ था, थोड़ा दिन हो गया था, वो डॉक्टर ने कहा कहीं मैंने वो गठिया भी हो गया था, चल नहीं सकते। तो मैं गया, वहाँ पर जो दृश्य था सर, वो गुरु और शिष्य के बीच का जो प्रेम है, वात्सल्य, वो मैं खुद संजय होकर के बता रहा हूँ। मैं गया तो 5 बजे उद्घाटन करना, सब चीज़ रेडी था, हमारे स्टूडेंट सब रेडी हैं, उसमें दुलाल प्रामाणिक हमारे। हमने कहा मैं सर को लेके आ रहा हूँ, अपनी एक गाड़ी थी, गया। तो वहाँ जाने के बाद जब खड़ा करके जब बोरा जी तैयार थे, इसलिए तैयार थे ना, उनका बेटा मना कर दिया था, तो वो बोले कि वो आएगा ज़रूर, उसमें कार्ड में लिख चुका है, इसलिए मुझे तैयार रहना होगा। अपने लड़के के विरुद्ध तैयार बैठे थे। तो मैं गया तो उनके लड़के ने कहा कि आपको पता है ना हमारे पिताजी की हालत ठीक नहीं है। तो हमने कहा हाँ, फिर मैं कल भी आया था। तो सर ने बोला आप चलेंगे, तो अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं। तो धीरे धीरे बोल रहे थे, बोरा जी अरे काहे उसको, तुम इधर आओ, हमसे कहे कि जैसे वो कह रहे हैं कि डॉक्टर ने मना किया है। हम कहें तब जाने नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी इच्छा थी कि आप कहे ऐसा है, ना आपकी, आप दोनों बैठ जाएं। कहे कि मैं चलने को तैयार हूँ, आप हमको कैसे ले जाएंगे ये बताइए। तो बेटे को शांत रहने के लिए बोल दिए। हमने कहा सर मैं एक गाड़ी लाया हूँ, तो सर अगर दिक्कत हो तो मैं गाड़ी कर लेता हूँ और उसमें ले चलता हूँ, तो वैसे ही आपको छोड़ भी दूँगा, दिक्कत नहीं होगी। तो बोले कि 5 बजे है ना उद्घाटन, 5 बज रहा है। हमने कोई बात नहीं सर, आप आएंगे तभी होगा, सब वहाँ पर हैं सब। तो बोले ऐसा है कोई गाड़ी नहीं चाहिए, आप चलो स्कूटर पे। मैं अब चलो बाहर निकल गए। उनके हमने कहा सर भैया भी सही बोल रहे हैं, लेकिन कहे देखिए अब मेरे तो पिता हैं, आपके गुरु हैं, तो बोले जैसे आप लोग तय करें। हम कहे भैया एक मेरी जिम्मेदारी है सर, मेरी जिम्मेदारी है। हम कहे सर अगर आप इसमें बैठ सके तो बोले बताओ कैसे। अच्छा वो टांग भी नहीं उठा पा रहे। तो हमने एक ट्रिक किया, हमने कहा उनकी बैसाखी भी है, तो वह कहा कि सर आप आगे से, हाँ वैसे ही ऐसे मैंने उसी साइज का था ही, ऐसे ऐसे कर दिया मैंने, पीछे से मैंने उनके पीछे खींच दिया और पीछे आ गए। हम कहा बस हो गया सर काम। हाँ। और ऐसे करके वो बैसाखी साइड में रखे और हम कहे सर कस के मुझे पकड़ लीजिए। तो सीधे मैं 80 आया, 80 आने के बाद सब लोग मिल करके बोले अच्छा नीचे प्रणाम जी की गैलरी में। हम कहा इसमें कैसे उतरेंगे सर। हम कहे यहाँ तक आ गए तो सब लोगों ने वो जो जय कन्हैया लाल वाली स्टाइल में बोरा जी को नीचे ले आए और बहुत अच्छा उनको मतलब आँख से आंसू आ गए। मैंने बोला कि ये मेरे गुरु हैं। सब 100 स्टूडेंट, छोटी सी गैलरी, वो तो केवल एक बुलाने का एक बहाना था। सब नहीं हमारे गुरु हैं, सब लोग पूछे, सब
देखे होके, तो वही लास्ट एग्जीबिशन था उनका। तो मैं बहुत धन्य हुआ, मैं वापस पहुंचाया उनको और उनसे कहा कि अब शायद सर को रेस्ट की ज़रूरत है, मेरी इच्छा पूरी हो गई। उसमें लिखा है पोएटिक फोटोग्राफ्स, पहली बार मुझे नहीं मालूम था, तो उसमें लिखा और कमेंट बुक में लिखा। तो हमने बोला कि सर पोएटिक कहे कि आपकी जो, उनके मैंने तो कोई कविता ही नहीं लिखी। बोले कि आपकी जितनी भी फ़ोटो है वो काव्यमय है। सूरज कहे कि उसमें कविता भी कवि लिख देगा उसमें, और आप भी लिख सकते हो। तो उन्होंने एक रास्ता कविता का दिया, तो वहाँ से मेरी कविता भी शुरू हुई। मेरी एक कविता है आदमी। आदमी सभ्यता के पूर्व रहता था जंगलों में, बीहड़ों में, वनों में, पेड़ों की खों में, उनकी शाखाओं में। खूंखार जानवरों व प्राकृतिक विपदाओं से खुद की रक्षा करने हेतु शरण लेता था पत्थरों की कंदराओं, गुफाओं में। ओढ़ता था पत्तों को, छालों को, पशुओं की खालों को। अपने नंगे तन की रक्षा हेतु जलाता था लकड़ियों को, डालों को, और पेट की भूख मिटाने के लिए पशुओं, जानवरों का शिकार करता, उन्हें मारता, काटता, भूनता, फिर खाता था। आज आदमी सभ्य हो चुका है। पेड़ों की शाखाओं, पत्थरों की गुफाओं से उठकर कुटियों, झोपड़ों, कच्चे घरों से होते हुए महलों, बंगलों और आलीशान कोठियों में आ चुका है, जहाँ मजबूत चारदीवारी है। यहाँ आदमी सुरक्षित है हर आपदाओं से, और प्रकृति से जीतने की उसकी जंग भी जारी है। उसने शीत ताप के संयंत्र से घर को वातानुकूल बनाया है और उपभोग्य वस्तुओं से खुद को और अपने पूरे महल को सजाया है। आज का सभ्य आदमी अब पूरी ठाट बाट से रहता है। पत्तों छालों को छोड़ बहुरंगे परिधान पहनता है, घूमता है। पर पेट की भूख मिटाने के लिए सभ्य आदमी ने पशुओं, पंछियों को मारना नहीं छोड़ा है। आज भी उन्हें मार कर, भून कर खाता है, अपनी भूख मिटाता है। शायद इसीलिए आज आदमी की भूख बढ़ती ही जा रही है। अब आदमी को ही खाता है। आज का आदमी मासूमों, स्त्रियों का शिकार करता है। पहले उनसे अपनी हवस की भूख मिटाता है, फिर उन्हें मारता, काटता, भूनता, फिर खाता है। तो बहुत लंबी बातचीत हो गई और अभी सवाल बहुत है, मुझे लगता हाँ है कि हाँ, हमें- उसमें तो कई चीज़ है। जी। उसमें शॉर्ट में बता दूं कि मैं फोटो जर्नलिज्म भी, मैंने रिपोर्ट भी मैं करता हूँ, आलेख भी लिखता हूँ पत्रिकाओं में और जी। अखबारों में। और बीच बीच में मुझे ये भी आदेश होता है, जैसे अभी तमिल के त्यौहार के बारे में, तमिल का जो ये होता है वो सब अखबार वाले आते हैं। जैसे नवरात्र हुआ तो वहाँ नवरात्र कैसे होती है, तो उस सब पूरी रिपोर्टिंग मेरे फोटोग्राफ के साथ मैं उनको भेजता हूँ, उसका कवरेज होता है। ऐसे कई चीज़ है। तो दोस्तों, हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर राधा कृष्ण गणेशन के साथ, और गणेशन जी से पिछले 2 दिनों में जो हमारी बातचीत हुई है और जो मैंने एक्सप्लोर किया है, वो इन छोटी सी बातचीत में पूरा मैं नहीं कर पाया हूँ। तो मैं चाहूँगा कि किसी दिन मैं फिर से इनके पास आऊँ, इनका समय मांगूँ और इनसे फिर से वो बहुत सारी चर्चाएं करूँ, इनके किताब के बारे में, इनके थीसिस के बारे में, भारत में जो म्यूज़ियम हैं उनके बारे में, और म्यूज़ियम से संबंधित बहुत सारी सवाल हैं मेरे दिमाग में गणेशन जी। और मुझे लगता है कि मैं फिर से आऊँगा और आपसे फिर से ज़रूर बातचीत करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी महेश्वरी भारती माता
तव गुणमहिमा भुवने ख्याता वीणापाणि सरस्वती आश्रित रक्षिणी अयि जन सुख दे ज्ञान विभाग विवेक विधाने अयि निगमागममयि शांति निदाने दूरी कुरुमयि दुष्कृत भारम कुरु कृपया भव सागर पारम न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।